जब रिया यहाँ आई थी तो बहुत सहमी सी थी। बरसों से झेली परेशानियां और जद्दोजहद उसके चेहरे से ही नहीं, उसकी आंखों से भी साफ झलक रही थी। 21-22 साल की होने के बावजूद उसे देख लगता था मानो परिपक्वता के कितने बसंत पार कर चुकी है। एक खौफ सदा उससे लिपटा रहता था, कोई उसके पास से गुजर भी जाए तो कांपने लगती थी। किसी का भी स्पर्श उसे डरा जाता और वो एक कोने में दुबक कर बैठ जाती। किसी से घुलना मिलना तो दूर, उसे बात तक करना पसंद नहीं था। न हंसती थी न मुस्कुराती थी, बस चेहरे पर सदा एक तटस्थता छाई रहती, मानो बेजान गुड़िया हो। मन के अंदर खालीपन हो तो खुशी किसी भी झिरी से झांक तक नहीं पाती है। बहुत समय लगा उन्हें उसे यह एहसास कराने में कि वो यहाँ महफूज है और किसी भी तरह का अन्याय या जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं होगी। वो एक सुरक्षित जिंदगी यहाँ जी सकती है। बस एक बार काम में मन लगाने की बात है, फिर बीते दिनों के घाव अपने आप ही भरने लगेंगे। धीरे धीरे उनका प्यार और आश्वासन पाकर वो थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी थी, कुछ शब्दों में भाव प्रकट करती, पर सिवाय उनके वो और किसी से बात करने से अभी भी डरती थी। खासकर अगर कोई पुरुष हो तो वो उनके पीछे आकर छुप जाती थी। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वो उन पर भरोसा करने लगी है और इस तरह बरसों से उलझी उसकी जिंदगी की गांठों को खोलने में मदद मिलेगी। वैसे भी वो ज्यादातर उनके ही कमरे में बैठी रहती थी या वे जहाँ जाती वो उनके साथ ही रहने की कोशिश करती। जब वे पूछती, दामिनी यहाँ कैसा लग रहा है, तो वह कहती, ठीक, आप बहुत अच्छी हैं मीरा दी। आप जैसे लोग भी होते हैं क्या दुनिया में, पीछे छूटी मेरी जिंदगी में क्यों मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला। फिर उसकी आंखें छलछला जाती। मीरा उसकी पीठ थपथपाती तो उसके मायूस चेहरे पर तसल्ली बिखर जाती। मीरा दी, फैंसी स्टोर का मालिक आया है, उसे इस बार माल जल्दी और ज्यादा चाहिए, आपके पास भेज दूं क्या? सोनिया ने आकर सूचना दी तो अपने ऑफिस में बैठी मीरा ने इशारे से उसे भेजने को कहा। नमस्ते मीरा मैडम, आप KNGO में बनने वाला सामान हाथों हाथ बिक रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपने अपनी लड़कियों को खूब अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत ही सफाई से हर चीज बनाती हैं। बेत की टोकरियां, ग्रीटिंग कार्ड, मोमबत्ती, टेराकोटा और पेपरमेशी की वस्तुएं और अचार, पापड़ बड़ी बनाने में तो वे माहिर हैं ही। सच कहूँ तो आपने इन बेसहारा समाज से सताई लड़कियों को सहारा तो दिया ही है, साथ ही एक लघु उद्योग भी कायम कर दिया है। बहुत पुण्य का काम कर रही हैं आप। पूरे बनारस में नाम है आपके इस संस्थान का। रामगोपाल लगातार मीरा की तारीफों के पुल बांध रहे थे। बस कीजिए रामगोपाल जी, ये तो सब इन लड़कियों की मेहनत है जो इतनी लगन से सारा काम करती हैं। 2 बेसहारा लड़कियों को अपने घर में जब आसरा दिया था तो सोचा तक नहीं था कि कभी मैं इन बेसहारा लड़कियों के लिए कोई संस्था खोलूंगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी लड़की मेरी इस मीरा कुटीर में आए वह स्वयं को सुरक्षित समझे और उसकी सही ढंग से देखभाल हो। वे जो भी बनाती हैं उसी की बिक्री से यह NGO चल रहा है। अच्छा बताइए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? रामगोपाल ने अपनी लिस्ट उनके आगे रख दी और उन्हें नमस्ते कर वहां से चला गया। रामगोपाल के जाने के बाद मीरा ने पहले जाकर रसोई घर की व्यवस्था देखी, फिर सफाई को जांचा। कच्चा सामान क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाई और वहां रहने वाली लड़कियों व महिलाओं को हिदायत दी कि माल बनाने में और तेजी लानी होगी। उसके बाद वे आराम करने के लिए अपने कमरे में जा ही रही थी कि उनकी नजर रिया पर पड़ी। वह बहुत तन्मयता से बेत की टोकरी बना रही थी। 2 महीने हो गए थे उसे यहाँ आए और धीरे धीरे उसने खुद को यहाँ के माहौल में ढालना शुरू कर दिया था। मीरा के कहने पर काम में दिल लगाने से उसके चेहरे पर हमेशा बने रहने वाले डर के चिन्ह थोड़े धुंधले पड़ने लगे थे। कमरे में आकर पलकें बंद करने के बावजूद मीरा रिया के ही बारे में सोच रही थी। एक शाम जब वे दशाश्वमेध घाट से गंगा आरती देखकर लौट रही थी तो उन्हें एक गली में वह भागती दिखाई दी थी। 3 आदमी उसके पीछे थे। गली थोड़ी सुनसान थी,
पर वे तो बनारस की हर गली से परिचित थीं। बनारस में ही तो जन्म हुआ था उनका। अब तो 50 साल की हो गई हैं वे, फिर कैसे न पता होता हर रास्ता। पहले तो उन्हें लगा कि शोर मचाकर लोगों को बुलाना चाहिए, पर दिसंबर की ठंड में लोग जल्दी ही घरों में दुबक जाते हैं, सोचकर वे एक मोड़ पर ऐसी जगह खड़ी हो गईं, जहां से उन्हें कोई देख न सके। रिया जब वहां से निकली तो उन्होंने फौरन उसका हाथ पकड़ खींच लिया और वहीं बनी गौशाला में घुस गईं। अंधेरे में वे आदमी जान ही नहीं पाए कि रिया कहाँ गायब हो गई। वह बुरी तरह हौंफ रही थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। मुझे उन दुष्टों से बचा लीजिए, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। कहीं आप भी तो उन्हीं की साथी नहीं? डर कर उसने उनसे अपना हाथ छुड़ा कर फिर भागने की कोशिश की थी। चुपचाप खड़ी रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। इसके बावजूद वो आश्वस्त नहीं हो पाई थी। वो लगातार रोए जा रही थी। गौशाला के लोगों को साथ ले वे उसे मीरा कुटीर ले आई थी। तब उसने बताया था कि वो मथुरा की रहने वाली है और बनारस में उसे बेचने के लिए लाया गया था। एक दुर्घटना में बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए थे। चाचा चाची को मजबूरी में उसे और उसके छोटे भाई को अपने पास रखना पड़ा। उनकी पहले ही 3 बेटियां थीं। भाई के साथ तो उनका व्यवहार ठीक था, क्योंकि उन्हें लगा कि वो उनका कमाऊ बेटा बन सकता है। पर रिया जैसे जैसे बड़ी होती गई, चाची की मार और चाचा के ताने बढ़ते गए। 16 साल की हुई तो उसका रूप रंग दोनों निखार पर थे। उसका गोरापन और नैनिक्ष दोनों ही चाचा की लड़कियों के लिए जलन का कारण बन गए थे। कई बार उसे लगता कि चाचा उसे लोलुप नजरों से देखता है, बेवजह यहाँ वहाँ छूने लगा था वह। एक बार चाची तीनों बेटियों के साथ जब मायके गई हुई थी, तो चाचा दुकान से जल्दी आ गए। भाई को घर का सामान लेने बाजार भेज दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वो अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि चाची लौट आई और चाचा ने उस पर ही झूठा दोष मढ़ दिया। पति की आदतों को जानने के बावजूद चाची ने कहा कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। चाचा ने तब उसे एक आदमी को बेच दिया और तब से उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया। यहाँ से वहाँ न जाने कितने शहरों में उसे बेचा गया। बनारस भी उसे बेचने के लिए ही लाया गया था, पर वह भाग निकली। मीरा के यहाँ जाने कितनी बेसहारा लड़कियाँ थीं, पर रिया की मासूमियत ने उन्हें रुला दिया था। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा था, अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ तुम निश्चिंत होकर रह सकती हो। बस जो काम तुम्हें यहाँ सिखाए जाएंगे उन्हें मेहनत से करोगी तो मन लगा रहेगा। लेकिन कभी भी किसी से इस बात का जिक्र मत करना कि तुम जिस्म फरोशी के धंधे में थी, पता नहीं बाकी लोग इसे किस रूप में लें। मीरा को खुशी थी कि रिया उनके यहाँ पूरी तरह से रच बस गई थी और अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शुरुआत में उसे संभालना आसान नहीं था उनके लिए। उसके सबसे कटे कटे रहने से मीरा कुटीर की बाकी लड़कियों ने उनसे कई बार शिकायत की थी, पर उन्होंने उन्हें रिया को सहयोग व वक्त देने के लिए कहा था। तुम लोग उससे प्यार से बातें करोगे तो वह भी धीरे धीरे हमारे इस परिवार का हिस्सा सा बन जाएगी। शुरू में तो तुम सभी को दिक्कत हुई थी अपने अतीत को भुलाकर इस नए जीवन को अपनाने में, और फिर हुआ भी ऐसा ही। 6 महीने बीतते बीतते रिया सबकी आंखों का तारा बन गई। उम्र में सबसे छोटी होने और अपने भोलेपन के कारण उसने सबका दिल जीत लिया। काम भी वो बहुत फुर्ती से करती, खाना तो इतना बढ़िया बनाती कि सबके स्वाद तंतु जागृत हो जाते। एकदम अनगढ़ रिया ने कितने ही कामों में महारत हासिल कर ली थी। कढ़ाई तो ऐसी करती कि लगता कपड़ों पर असली फूल पत्ते खिले हुए हैं। उसकी हंसी अब कुटीर के कोने कोने में बिखरने लगी थी। जब वो खिलखिलाती तो लगता मानो सारे गम और कड़वाहट उसके साथ ही बह गई है। वो 5वीं तक ही पढ़ पाई थी, इसलिए जब उसने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी तो मीरा ने उसका प्रबंध भी करवा दिया था। मीरा दी,
मैं कुछ बनना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि आपकी छत्र छाया में मेरा ये सपना अवश्य पूरा होगा। वो अक्सर कहती, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मीरा कुटीर की हर लड़की को एक सार्थक दिशा मिल जाए, तभी मुझे तसल्ली होगी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाई हूँ। मीरा कुटीर में गुझिया, नमक पारे, मट्ठी, बालूशाही, बेसन के लड्डू और नारियल की बर्फी आदि बनाने का ऑर्डर आ चुका था और सारे लोग उन्हें ही बनाने में बिजी थे। मीरा ऑफिस में बैठी उनको पैक कराने की व्यवस्था देख रही थी कि तभी 4-5 लड़कियां आकर बोली, मीरा दी, रिया यहाँ नहीं रह सकती, उसे इस पवित्र कुटीर से बाहर निकाल फेंकिए। आप नहीं जानती कि वो क्या करती थी। हमें अभी अभी पता चला है, दुकानदार का जो आदमी सामान की डिलीवरी लेने आया है वो उसे पहचान गया है। वो मथुरा का रहने वाला है। मुझे उसके अतीत के बारे में सब पता है। फिर भी आपने उस जिस्म फरोशी करने वाली लड़की को यहाँ रख लिया। फागुनी, जो सबसे वाचाल थी, ने मानो उन्हें चुनौती देते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि इस पेशे में वो मजबूरी में आई थी, उसे धकेला गया था इसमें। अच्छा, अगर तुम्हारे कम उम्र में विधवा होने के बाद एक बूढ़े से विवाह हो ही जाता तो क्या होता? तुम शादी से पहले भाग गईं, इसलिए बच गईं। तुम ही क्या, यहाँ रहने वाली हर लड़की किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुई है, फिर भी तुम रिया के लिए ऐसा कह रही हो। अभी तक तो वो तुम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी और अब एक सच ने उसके प्रति प्यार और ममता को दरकिनार कर दिया। मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम समाज को अक्सर इसलिए धिक्कारते हैं क्योंकि उस पर पुरुषों का वर्चस्व है, उसकी मनमानी को, ज्यादतियों को गाली देते हैं। पर विडंबना तो देखो, यहाँ जिन पुरुषों की वजह से रिया को नरक का जीवन जीना पड़ा, उन्हीं पुरुषों की करनी में तुम लोग उनका साथ दे रही हो। रिया अपने उस नारकीय जीवन से निकलकर एक साफ सुथरी जिंदगी जीने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रही है और तुम उसका विरोध कर रही हो। उसे यहाँ से निकालना चाहती हो ताकि फिर से कोई भेड़िया उसका सौदा करे। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मीरा दी को पता ही नहीं चला था कि कब रिया वहाँ आकर खड़ी हो गई थी। मुझे तो तुम लोगों पर गुरूर था कि मैं तुम्हें एक अच्छे जीवन के साथ साथ एक सही सोच भी देने में सफल हो पाई हूँ, पर आज मुझे लग रहा है कि मेरी बरसों की तपस्या और मेहनत सब बेकार हो गई है। यह मीरा कुटीर तो अपवित्र रिया के चले जाने से हो जाएगी। कोई सिर उठाकर इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है तो हम ही लोग उसे नीचा दिखाने के रास्ते खोल देते हैं। पति के अन्याय से मुक्त होकर जब मैंने इस कुटीर को बनाया था तो संकल्प लिया था कि हर दुखियारी लड़की को पनाह देकर उसके जीवन को एक सार्थक दिशा दूंगी। दिन रात एक कर दिया मैंने इस प्रयास में, पर आज एक ही पल में तुम लोगों ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। माफ कर दो मीरा दी हमें, फागुनी उनसे लिपटते हुए बोली। माफी तो रिया से मांगनी चाहिए तुम्हें। अपने दिल के मैल उससे माफी मांग कर धो लो। फागुनी नम आंखों से रिया से जाकर लिपट गई। फिर उसे न जाने क्या सूझा। उसने वहां पड़े सूखे गीले रंग जो वे पैकिंग की खूबसूरती बढ़ाने और पेंटिंग बनाने के लिए किया करती थी, अपनी मुट्ठी में भर लिए। उसे देख बाकी लड़कियों ने भी ऐसा ही किया और सब मिलकर रिया पर रंग छिड़कने लगी, मानो यह उनका उससे माफी मांगने का तरीका हो। रंगों की बौछारों से या खुशी से रिया के गाल आरक्त हो गए थे। उसे लगा कि आज उसे एक दिशा मिल गई है जिस पर चलकर वो अपने जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव का अब आसानी से मुकाबला कर पाएगी। हर तरफ उड़ते प्यार और विश्वास के रंगों को देख मीरा दी को लगा कि वे सचमुच आज इन लड़कियों को एक सार्थक दिशा देने में सफल हो गई हैं।